दोस्तों, इस वक्त मैं अबान फिल्म्स के स्टूडियो में हूं और हमारे बीच हैं मशहूर लेखक, एडमिनिस्ट्रेटर जनाब संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जो दावत थी उसको कबूल किया और यहां तशरीफ लाए। मुझे पता है कि आप मसरूफ बहुत ज्यादा रहते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, वो ये है कि ये जो लेखन की प्रक्रिया आपकी जिंदगी में शुरू हुई, ये कब से शुरू हुई और कब आपने अपने आप को जाना कि आपके अंदर एक लेखक छुपा हुआ है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल 11वीं 12वीं कक्षा से मैंने पाया कि मुझे अचानक से मुशायरों का, कवि सम्मेलन देखने का बड़ा शौक हो गया है और अच्छे लोगों की, अच्छे साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं वो मुझे प्रभावित करती हैं। मैंने पाया कि लिरिक्स जो उनके होते हैं, जो शब्द रचना है, शब्द सौष्ठव है, उसके पीछे जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी। और अचानक से मैं समझता हूँ कि 12वीं कक्षा में मैं रहा हूँगा, कुछ लिखना भी शुरू कर दिया। यद्यपि उस स्तर का नहीं होता था, मैं एक विद्यार्थी था। फॉर्मेट क्या होता था उसका? वो दोहा होता था, कहानी होती थी? जी, मैंने गद्य भी लिखे और पद्य भी लिखा, कविताएं भी लिखी, लेकिन ज़्यादातर कविताएं ही लिखता था और वो छंद मुक्त होती थी, क्योंकि उस समय मुझे गज़ल की, शायरी की जो ग्रामर थी उसका इल्म नहीं था जी। और आज भी मैं अधिकतर कविताएं छंद मुक्त लिखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी भावनाओं को हूबहू वैसा ही संप्रेषित कर पाता हूं कविताओं के माध्यम से। यद्यपि मैं कहानियां भी लिखता हूं और मुझे दोनों ही प्रकार के जो साहित्यकार हैं, जो लेखक भी हैं और जो कवि भी हैं, समान रूप से प्रभावित करते हैं। जी, तो आप तो शुरू से ही लेखक थे, मैं आपको मान रहा हूं, तो फिर आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे चले गए? जी, सिविल सेवा देने का निर्णय तो मैं समझता हूं कि एक करियर की दृष्टि से उस पर हमने मेहनत की थी, लेकिन मेरा जो हृदय है वो मैं कहता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ कह सकता हूँ कि मेरा हृदय जो है वो कला की तरफ है, साहित्य की तरफ है, कविता की तरफ है। तो प्रशासन में रहना मेरा पेशा है जी, लेकिन मैं हृदय से एक कलाकार हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ, मंच पर भी अभिनय भी करता हूँ और आप कह सकते हैं कि आई लिव आर्ट। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी शख्सियत के दो पहलू हैं। एक आप सिविल सर्वेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और एक आप लेखक हैं। उन दोनों में से आपको आपका जो लेखक का पहलू है वो ज्यादा पसंद है? जी, मैं ये कह सकता हूँ कि यद्यपि सिविल सेवा में हम हैं और जिन पदों पर हम कार्य करते हैं वो 24 घंटे की नौकरी होती है जी, लेकिन फिर भी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि 8 या 10 घंटे के कार्यालय के बाद बाकी का जो समय है वो मैं कवि या लेखक के रूप में ही जीता हूँ। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि वहां पे जहां पे आप हैं वहां पे खुद ही बहुत ज्यादा टफ ड्यूटी होती है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को तो पूरी चीजें मैनेज करनी होती हैं, तमाम लोगों को हैंडल करना होता है, तो उसमें से टाइम निकालना, और बच्चों को भी देखना है। जी, मुझे लगता है कि जो संवेदनशील हृदय यदि है आपका, और जो कि किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो अभिनेता हो, लेखक हो, संगीतकार हो, वो अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आपके पास संवेदनशील हृदय है तो आप सभी प्रकार के कार्य बखूबी कर सकते हैं। और शौक के लिए कहा भी जाता है कि जिस चीज के प्रति आपका रुझान है, शौक है, उसके लिए आप वक्त निकाल ही लेते हैं। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लेखन करते हैं तो उससे आप के काम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी फैमिली भी सफर नहीं करती है। जी, ठीक है, तक मैंने ये संतुलन बनाए रखा है। जी, बहुत बड़ी बात है। आप ये बताएं कि जो पहला आपका कविता आपकी हो या कहानी हो, जो भी हो, वो कौन सी थी जो सबसे पहली बार आपने लिखा और जो छपी? जी, वो पहली मेरा जो काव्य संकलन था उसका नाम उन्मुक्त है जी, और उसमें जो सबसे पहली कविता थी बड़ी साधारण सी थी,
एक नज्म की शक्ल अख्तियार की थी उसने। मैं ये नहीं कह सकता कि नज्म के मीटर में या ग्रामर में वो पूरी तरह फिट बैठती है, जी लेकिन उसमें जो भाव थे वो दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत अधिक पसंद आए। जी और वो मेरी कविता थी, नज्म थी, छंदमुक्त थी वो। जी उसका उन्वान था एक मुसलमान की चिट्ठी, जी और वो लोगों को बेहद पसंद आई। और आज भी किसी भी मंच से जब मैं उसको पढ़ता हूँ जी तो लोगों को छू जाती है। थोड़ा सा कुछ हिस्सा उसका आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी जरूर। एक मुसलमान की चिट्ठी। काश मेरे लहू का रंग हरा होता और तुम्हारा केसरिया, तो इस बात का यकीन तो होता कि खुदा ने हमें और तुम्हें अलग अलग ही बनाया है। काश हमारे रोने हंसने के अंदाज अलग अलग होते, काश ये आबो हवा भी हमसे अलग अलग मिलती, काश ये दरिया ये फजाएं भी हम में यूं ही फर्क करती, तो इस बात का यकीन तो होता कि खुदा ने हमें और तुम्हें अलग अलग ही बनाया है। मगर फिर हर सुबह ये जफर पंडित के घर दूध क्यों लाता है, और शिवाला की घंटियों में खुदा की इबादत का एहसास क्यों होता है, हर मंदिर पे चढ़ने वाले फूलों का बोझ अनीस क्यों ढोता है, हर चिकन के कुर्ते में करीमन बी की सांस क्यों बोलती है, क्यों मैं चेहरों से इंसानों के मजहब नहीं बता पाता, क्यों मैं लहू के रंग से आदमी और इंसानों में फर्क नहीं कर पाता। अगर कुदरत हम में और तुम में फर्क नहीं करती तो फिर तुम्हें यह हक किसने दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। सलाम करता हूं आपको, और मुझे यकीन है कि दर्शकों को ये बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, ये बताएं कि हिंदुस्तान जो हमारा देश है, वहाँ पे मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती हैं, बच्चे मर जाते हैं इलाज के बिना। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों की तरफ कभी आपका ध्यान गया? जी देखिए, एक तो हम प्रशासन में हैं, तो इस प्रकार के तमाम मुद्दे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आते हैं, और हम इसी समाज में रहते हैं, तो हम उनसे कैसे अछूते रह सकते हैं। तो निश्चय ही तमाम मुद्दे हैं जो कि जिससे हम रूबरू होते हैं, अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। बहुत सारे जो हमारे मुद्दे हैं वो कार्यालय में हमारे सामने आते भी हैं, और जो भी नियम हैं उसकी परिधि में रह करके जितना हम लोग उसको हल कर सकते हैं करने का प्रयास भी करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके सामने जो मुद्दे आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, या जो मजलूम लोग आते हैं अपनी बिपता लेकर, तो आप उनकी हेल्प करते हैं? यकीनन। कितना कर पाते हैं हेल्प आप? जैसा मैंने कहा कि जो भी नियम की परिधि में रह करके भी और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए जो भी हम मदद कर सकते हैं वो प्रशासन की तरफ से निश्चय ही करते हैं। किसी भी व्यक्ति के दो पहलू हैं। देखिए, एक तो जो अगर हम प्रशासन में हैं तो हमारी नौकरी, उसमें हमारी कुछ सीमाएं हैं। दूसरा है व्यक्तिगत तौर पर हम समाज में क्या करते हैं। तो मैं कई एनजीओ से भी जुड़ा हूँ जहाँ पर गरीबों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, तो उनके लिए भी हम कार्य करते हैं। प्रशासन में अगर किसी मैं रेलवे प्रशासन में हूँ, तो यात्रियों की सुविधाओं में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है, उनकी शिकायतों का कैसे निपटारा हो सकता है, वो निश्चय ही हम काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं उनके समस्याओं को हल करने के। आप अगर चाहें तो उन एनजीओ में से किसी एनजीओ का नाम यहाँ पे बता दें लोगों को, और ये भी बता दें कि वहाँ पे किस तरह की मदद की जाती है। जी, मैं महावीर इंटरनेशनल दिल्ली से जुड़ा हूँ, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य कार्य इनका चिकित्सा के क्षेत्र में है। गरीब लोगों का मुफ्त इलाज, उनके आंखों का ऑपरेशन और इस प्रकार के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, और मुझे गर्व है कि ये इतनी अच्छी संस्था है, और इसमें बहुत सारे अधिकारी भी जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से। जी जी जी, ओके।
इसके अलावा अभी जो आपने मुझे अपनी कविता सुनाई जो बेहद खूबसूरत थी, यकीनन आपको जो समाज में लोगों के बीच जो तनाव है उससे कहीं ना कहीं आप प्रभावित हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग मिल के रहें, आपस में जुड़ के रहें और सब एक ही हैं, दरअसल एक ही नूर के बंदे हैं। इस्लाम ने भी यही कहा कि अल्लाह एक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी जो अल्लाह है वो पूरे आलम का है, पूरी दुनिया का है, मुसलमानों का नहीं है। और जो सिख धर्म के थे गुरु नानक जी, उन्होंने भी कहा था कि सारे के सारे बंदे एक ही नूर के हैं। हमारे ऋग्वेद में भी ये है कि सर्वधर्म संभाव। तो ये वो चीजें हैं जो हम समझते तो हैं लेकिन उसको उस पर पालन नहीं करते, उसमें हम चलते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी खूबसूरत कविता के जरिए इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा कोई ऐसी और कविता जो आपको खुद लेखक को एज ए लेखक आपको बहुत ज्यादा पसंद है? जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी एक किताब से एक नज़्म है जो पढ़ना चाहूंगा। जी जरूर। क्योंकि लेखकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। और चूंकि लेखक क्या समझता है, उसे क्या करना चाहिए जी। और कब लिखना चाहिए, इस पर मेरी एक छंद मुक्त कविता है जो कि बहुत सारे मंचों से मैंने पढ़ी जी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़े बड़े साहित्यकारों ने मुझे मेरी पीठ थपथपाई कि इस दिशा में निश्चय ही सोचने की ज़रूरत है। तो इसका शीर्षक है लिखना कब। लिखना तभी जब तुम महसूस करना, तुम लिखना तब जब एहसास करना, लिखना जब भी तो वही लिखना जो तू चाहता है लिखना, लिखना तभी जब झकझोर दे तुम्हारी अंतरात्मा, तुम लिखना तब जब नींद ना आए तुम्हें लिखे बिना, जब हो जाओ हताश और बेचैन तभी अभिव्यक्ति की कलम उठाना, लिखना तभी जब लिखने का उत्तरदायित्व तो समझ जाना, तुम जरूर लिखना, लिखते रहना, मगर लिखने की लीक पर मत टिके रहना, वाह। लिखना ऐसे कि जैसे पानी लिखती है अमिट लिखावट पत्थर पर, वाह। तुम ऐसे लिखना कि जैसे कुम्हार लिखता है गीली मिट्टी पर, लिखना ऐसे कि सही चोट करे जैसे झरना करता है चट्टानों पर, क्या। तुम ऐसे लिखना कि भीग जाए मन जैसे माँ को छू जाता है शिशु का करुण रुदन, लिखना ऐसे कि जिससे फर्क दिखे जैसे उजाला कर देता है दिन और रात में फर्क, लिखना ऐसे कि जिससे हो जाए परिवर्तन जैसे तटस्थ रहकर भी सूरज बदल देता है मौसम, यदि ऐसे लिख सको तो ही लिखना, अन्यथा लिखने का स्वांग ना करना। वाह 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 वाह। मैं फिर आपको सलाम करता हूँ। आपने दो कविताएं सुनाई और दोनों बहुत अद्भुत, बहुत बहुत अच्छी। और ये दोनों कविताएं ऐसी थी जो सीधे दिल को छूती हैं और जिनका असर इंसान लेने पर मजबूर होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे जब एक लेखक लिखता है तो वो तीन उसके स्रोत होते हैं। एक होता है तजर्बा जो वो खुद उसको जीता है, एक्सपीरियंस करता है, और एक होता है ऑब्जर्वेशन कि हमने ऑब्जर्व किया, अपने दोस्त के साथ ये घटना घटी या अपने फैमिली में ये घटना घटी या किसी जानने वाले के साथ ये घटना घटी, वहां से उस सोर्स को लिया और लेके उसके ऊपर हमने कुछ लिख दिया। और तीसरा होता है नॉलेज। जैसे साहिर लुधियानवी ने जब नज्म लिखी थी ताजमहल के ऊपर तो उन्होंने ताजमहल नहीं देखा था, सिर्फ पढ़ के उन्होंने लिख दिया था। तो आप की जो कविताएं हैं, जो आपका लेखन है, वो तजर्बे पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है या नॉलेज पर, यानी पढ़ के उससे आपने लिया है, या तीनों पर आधारित है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो भी लेखक होता है वो ये नहीं कह सकता कि जितनी भी उसकी रचनाएं हैं वो उसकी परिकल्पनाओं के कारण हैं। कुछ उसके व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं, कुछ उसकी कल्पना की उड़ान होती है जी। और कुछ धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ने से उसका ज्ञान भी होता है। और मैं समझता हूँ कि इन तीनों चीज़ों के बाद ही कोई एक अच्छा कवि या लेखक बन सकता है। तो दोनों ही बातें मैं कहूँगा कि अनुभव भी है, कुछ कविताओं में व्यक्तिगत अनुभव भी दिखेगा,
और कई जगह आपको परिकल्पनाओं की उड़ान दिखेगी जी और कई जगह जहाँ के शब्दों के चयन की बात है तो कई बार एक झलक दिखती है कि इसमें कभी निदा फाजली साहब की झलक दिख रही जी है जी या कैफे आजमी साहब की दिख रही है या जी। सुमित्रानंद पंत की दिख रही है। जी। तो तीनों ही बातों के मिश्रण से ही एक अच्छा कवि या लेखक बन सकता है। बहुत अच्छा। संतोष कुमार झा क्यों लिखते हैं? आप एक लेखक हैं, जी। एक लेखक से मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या आप मशहूर होने के लिए लेखन करते हैं? क्या आप पैसा कमाने के लिए लेखन करते हैं, या आप जो साहित्य है उसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं? इन तीन में से क्या रीजन है जिसकी वजह से आप लिखते हैं? मैं सच कहूं तो जो लिखने का मेरा कारण है वो है मेरे भीतर की जो वेदना है और जो चेतना है जो मैं महसूस करता हूं वो कागज पे हरफों में आ जाए, ये मेरा कारण है लिखने का। ना कि मशहूर होने के लिए मैं लिखना चाहता हूं या पैसे के लिए या पैसे कमाने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे भीतर की जो संरचनात्मकता है जो मैं महसूस करता हूं जिसे मैं कि संप्रेषित कर सकूं, लिख सकूं, इसलिए लिखता हूं। अच्छा, इसका हाँ जी, बता मेरी बेचैनी है हाँ, जो बाहर निकलना चाहता। हाँ, उस बेचैनी को आप शब्दों के जरिए बाहर निकालते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिखते हैं। जब आप किसी चीज को बाहर निकाल देते हैं शब्दों के जरिए, शब्दों में ढाल देते हैं अपनी भावनाओं को, तो आपको एक तरह का इत्मीनान और सुकून मिलता है, फिर आप सुकून की नींद सोते हैं। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं। पता नहीं आपके कितने पहलू हैं आपकी जिंदगी के। जब मैंने पता करना चाहा आपके बारे में तो बहुत सारी चीजें पता चली। मुझे यही पता चला कि आप एक्टर भी हैं जी। ये एक बिल्कुल नया पहलू है जी। तो आप उसके बारे में रोशनी डालें कि आप कब ये जहन में आपके आया कि एक्टिंग करना चाहिए, एक्टिंग का शौक कब जागा और आपने कहाँ एक्टिंग की? जी जी हाँ, मैं अभिनय मुझे बेहद पसंद है और कई बार मैं देखता हूँ कि नाटकों को या फिल्मों को मैं एक निर्देशक की नज़र से भी कई बार देखता रहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको निर्देशित करता तो इस सीन को मैं ऐसे शूट करता या ये बात कहलाने की कोशिश करता। ये एहसास मुझे अपने विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान होने लगा था जी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर हमने कई सारे ऑल इंडिया थिएटर फेस्टिवल्स में भाग लिया। कई में मुझे बेस्ट एक्टर, कई में बेस्ट डायरेक्टर के भी अवार्ड मिले। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मंच मुझे आकर्षित करता है, अभिनय का जो मंच है। लेकिन जैसा आपने शुरू में भी कहा कि परीक्षा पास करके हम प्रशासन में आ गए, भारतीय रेल सेवा में हैं, तो उसके बाद फिर हमारी मुंबई पोस्टिंग के दौरान फिर हमने बहुत सारे लेखकों को उनकी कहानियों का नाटक अनुवाद किया जी। उसमें उनका निर्देशन भी किया, उसमें अभिनय भी किया, कुछ 1-2 टीवी सीरियल्स में भी काम करते हैं। आप अनुवाद किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करते हैं? हिंदी की ही कहानियां थी और हिंदी में ही मैंने उसको एडेप्ट किया, नाट्य रूपांतरण। हाँ, एडेप्ट किया, नाट्य रूपांतरण। अनुवाद कहना ठीक नहीं होगा, नाट्य रूपांतरण किया। और उसके बाद बहुत जगह पे मंचन किया। मुंबई के बहुत स्कूलों में उन नाटकों को हमने दिखाया जो बच्चों को बहुत पसंद आया। प्रेमचंद की कहानियां थी, हरिशंकर परसाई की थी, शरद जोशी साहब की थी, और अभी भी इच्छा है कि इस क्षेत्र में और कार्य किया जाए, अच्छी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए नाटक के माध्यम से। ऐसी मेरी इच्छा है अभी जी। कितनी किताबें आपकी मार्केट में आ चुकी हैं? जी, मेरी 3 कविता संग्रह हैं। पहली उन्मुक्त, दूसरी सूरज का वारिस जी, और तीसरी फूल कलम और बंदूक जी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहली 2 रचनाएं उन्मुक्त और सूरज का वारिस को रेल मंत्रालय का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया जी जी, जो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है जी। और इस वर्ष अब 2 और एक कविता संग्रह और कहानी संग्रह पे कार्य कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मार्च-अप्रैल तक ये दोनों संग्रह भी मेरे प्रकाशित हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको अवार्ड मिल चुके हैं ऑलरेडी। मेरा सवाल अभी आने वाला था, वो आपने पहले ही उसका आंसर दे दिया कि आपको अवार्ड भी मिला है। बहुत अच्छी बात है।
आप एक शायर हैं, कविताएं लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मुशायरों में भी गए होंगे, कवि सम्मेलन में भी गए होंगे। कुछ उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कहाँ कहाँ आपके। देखिए, चूंकि मैं कमर्शियल पोएट तो नहीं हूँ कि हर मुशायरे और हर कवि सम्मेलन में मैं जाऊं, लेकिन जहाँ भी स्तरीय कवि सम्मेलन और मुशायरे होते हैं, अगर हमें निमंत्रण आता है तो हम जाते हैं। तो कई शहरों में गए हैं, मुंबई गया हूँ, भोपाल गया हूँ, दिल्ली में करता हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं बुलाती हैं, उनके लिए करता हूँ। महाराष्ट्र दूरदर्शन ने आमंत्रित किया था कवि सम्मेलन के लिए, अभी गोवा दूरदर्शन ने एक परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कलाकार है, उसके भीतर की कला है और मौलिक है, तो वो सही दर्शकों तक, सही श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं कमर्शियल पोएट नहीं हूं, तो जो भी अच्छे मन से निमंत्रण आता है तो मैं जाने का प्रयास करता हूं। जी, बहुत अच्छा। अब आप ये बताएं संतोष साहब कि ये जो तमाम चीजें आपने लिखी हैं, वो उसके ऊपर आपने बता दिया कि अवार्ड तो आपको मिले ही है। कोई और ऐसी आपकी कोई चीज जो आपके मन में आपको कुरेद रही है और वो मन में चल रहा है कि इस टॉपिक पर मुझे लिखना है, कुछ चल रहा है अभी आपके जहन में? सोच कर तो लिखना बड़ा मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए। मुझे लगता है कि आपकी भावनाओं का एक ज्वार आता है, कोई विषय अचानक से आपके मन में आता है और फिर आपकी लेखनी शुरू हो जाती है। उस वक्त रात के 2 बजे हो, सवेरे का 6 बज रहा हो या दोपहर के 12 बज रहे हो, आप रोक नहीं पाते स्वयं को। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लिखूँ वो मौलिक हो। कला के क्षेत्र में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस विषय के बारे में आप सोचते हैं, तमाम पीढ़ियों ने एक से एक अच्छे कवि और शायर दिए हैं, साहित्यकार दिए हैं, जिन्होंने उस विषय पर लिख रखा है जी। लेकिन इसलिए आपके लिए चुनौती होती है कि आप अपनी तरीके से उस बात को कहें। तो कोई ऐसा विषय तो मैंने नहीं मेरे ज़हन में आ रहा है कि जिस पे मैं कहूँ कि इस पे लिखना बाकी है। लेकिन साथ ही बड़ी विनम्रता से ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं अछूते जिन पे लिखना बाकी है। जी। जो लेखक होता है संतोष साहब, वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसका दिल बहुत मुलायम होता है, बहुत नाजुक होता है। वो चीज़ों से जल्दी अट्रैक्ट होता है, उसका इफेक्ट, असर बहुत जल्दी लेता है, और फिर वही चीज़ें जहन में घूमती रहती हैं और फिर वो शब्दों की शक्ल में बाहर निकलती हैं। जो हमारा देश है अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है, वो सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है, सबको पता है कि हमारे यहाँ इस वक्त बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भूखमरी है, बच्चे भूख से मर जाते हैं दूर दराज इलाकों में, बच्चे कुपोषण की वजह से मर जाते हैं, उनको हेल्थ की जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं। आपस में आदमी आदमी से काफ़ी हद तक अलग हुआ है पिछले कुछ सालों में, और आदमी आदमी से दूर हुआ है, नफरत बढ़ी है। मैंने पहले आपसे कहा कि आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लेखक बहुत हसास होता है और वो कोई भी ऐसी चीज समाज की नहीं होती है जिससे वो अछूता हो। वो हर चीज से वो का असर लेके बैठा होता है। संतोष कुमार झा ने भी इसके बारे में कभी सोचा होगा और ये भी एक सपना देखा होगा कि काश कि ये तमाम जो मसले हैं, ये जो त्रुटियां हैं समाज की, वो खत्म हो जाएं और हमारा जो भारत है वो एक खूबसूरत भारत बन जाए। वो खूबसूरत भारत जो संतोष कुमार देखना चाहते हैं, वो कौन सा भारत है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपको एक प्रशासक के रूप में भी, और वो प्रशासक जो एक कवि हृदय भी है, लेखक भी है, उसके रूप में भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। मैं अंधेरे पक्ष को नकारता नहीं हूँ, क्योंकि उससे मुंह मोड़ना होगा, लेकिन मैं अंधेरे में उजाले तलाशता हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत स्वभाव भी है। तो मैं ये कहूँगा कि इतने बड़े देश में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो गया है,
बहुभाषी राष्ट्र है, इतने प्रकार के धर्मों के अनुयायी के लोग हैं यहाँ पर, गरीबी और अमीरी में बहुत सारा फर्क है, बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत चुनौतियां हैं। तो ऐसे में उस पहलू को देखना होगा कि क्या ये देश आगे जा रहा है और क्या संभावनाएं हैं इस देश को आगे ले जाने की। इस पे बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन चूंकि आपका प्रश्न है कि मैं किस प्रकार का भारत देखना चाहता हूं, तो निश्चय ही सबसे पहले ऐसा भारत देखना चाहता हूं कि जहां पर अमन हो, सभी में, सभी धर्मों के लोगों में अमन हो, शांति हो, मेलजोल हो, इंसानियत बाकी सभी चीजों से ऊपर हो जी। गरीबों और अमीरों के बीच का फर्क कम हो, भूख से लोग ना मरे, खुशी ज्यादा हो, दुख कम हो। और ये संभव है। इसके लिए सबसे पहले किसी भी देश में जो विकासशील देश है, पूरी दुनिया में अगर आप उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहले जरूरत है शांति की। जब शांति होगी, लोगों में अमन होगा, सौहार्द होगा, तब उस देश में विकास भी होगा। अन्यथा विकास की गति को बहुत सारे अवरोधक, ये सब अवरोधक हैं जो कि उसको रोकते हैं। तो मेरे सपनों का भारत ऐसा ही है कि जहाँ पर विकास भी हो, सबका विकास हो, गरीबी जो है वो मिटे, रोजगार के और अधिक अवसर बढ़ें और सभी लोगों में अमन हो, शांति हो, इंसानियत सबसे ऊपर हो। जी दोस्तों, अभी आप संतोष कुमार साहब से इनकी बातें सुन रहे थे। जनरली होता यह है कि शुरू में तारुफ कराया जाता है, लेकिन मैं ये चाहता था कि जब ये अपनी बातें आपको बता दें तब मैं इनका तारुफ आपसे कराऊं, जब आप पहले से ही जहन बना लें कि कितनी खूबसूरत शख्सियत से आज आपकी मैंने मुलाकात कराई है। दोस्तों, इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और हर पहलू बहुत शानदार है। ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिविल सर्विस में हैं, वहां भी इनका बहुत नाम है। ये अपना जो कार्य है बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, बहुत ही सतर्कता के साथ अपना सारा काम करते हैं और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और एज ए लेखक इनको पूरी जो साहित्य की दुनिया है उसमें अब जाना जाता है, लोग इन्हें जानते हैं, इनकी किताबें लोग पढ़ते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेहद हसास लेखक हैं और चीजों को जो महसूस करने की इनकी जो एबिलिटी है वो बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। उसको पहले वो जहन में लेते हैं, महसूस करते हैं, फिर जहन में पकाते हैं उसको, और जब वो अच्छी तरह से जहन में पक जाता है तो उसमें अपनी भावनाओं को मिला के, अपने जज्बात को, एहसास को उसमें घोल के फिर वो शब्दों के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और ये वो रचनाएं होती हैं जिसका असर हम लिए बगैर रह नहीं सकते। हम इनकी रचनाओं का असर लेते हैं और उसका हमें फायदा होता है। लेखक क्या चाहता है? वो समाज को बदलना चाहता है, वो समाज में तब्दीली चाहता है, वो चाहता है कि जो समाज की त्रुटियां हैं वो खत्म हों। और ये बहुत बड़ा काम होता है, ये और किसी के बस का नहीं होता है, ये लेखक ही कर सकता है, क्योंकि लेखक लोगों को प्रभावित करता है, लेखक लोगों को उस दिशा की तरफ मोड़ता है जिस दिशा की तरफ खुशियां हैं, आसानियां हैं, एकता है, मिलाप है, मोहब्बत है, ये उसकी तरफ ले जाता है। संतोष कुमार साहब भी यही काम कर रहे हैं। अपनी रचना के जरिए, अपने शब्दों के जरिए वो हम तमाम लोगों को एक नई दिशा दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं, ऐसे मत जियो, ये जिंदगी का सही तरीका नहीं है, ऐसे जियो, इस रास्ते पर चलो। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो प्यार का है, जो मोहब्बत का है, जो एक दूसरे से गले मिलने का है, जो एक दूसरे की मदद करने का रास्ता है, एक दूसरे के वक्त पर काम आने का रास्ता है, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाने का रास्ता है, ये पता करने का रास्ता है कि हम जो अभी रात में खाना खा रहे हैं, हमारे पड़ोसी ने
खाना खाया है या कहीं वो भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि उसको दवा नहीं मिली है इस वजह से वो तकलीफ में है तो हम उसको दवा ला के देते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें जब एक लेखक हमें बताता है तो हम उसको ज्यादा आसानी से ग्रहण करते हैं, और वो हर लेखक के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि संतोष कुमार झा साहब के अंदर ये एबिलिटी, ये योग्यता है कि वो जो भी उनकी किताबें पढ़ रहा है, जो भी रीडर है, उसके जहन को जिस तरफ मोड़ना चाहते हैं वो मोड़ दें। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे यकीन नहीं था कि ये आ जाएंगे, लेकिन ये बॉम्बे से आए हुए थे, इनके पास टाइम बहुत कम था। मैंने इनसे इसरार किया, रिक्वेस्ट किया, और इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने जो बातें बताई वो बहुत ही सीखने वाली बातें हैं, और उनसे मुझे यकीन है कि न सिर्फ मुझे बल्कि वो तमाम लोग जो आपके इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको एक पॉजिटिव डायमेंशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। बहुत धन्यवाद। आदाब।